इसी समय हमारे पास आ जाए। वो सब जगह पूछने जाते हैं कि क्या ये सही चीज़ है, पर आज से अगर आप 20 साल पहले पूछते तो शायद कोई नहीं मानता, वो शायद शुरू ही नहीं करता। तो अगर डायग्नोज होती है तो हम लोग को शुतुरमुर्ग की तरह से मुँह छुपा के नहीं बैठना चाहिए कि नहीं हमारे बच्चे को नहीं है। मेन मुद्दा जहाँ तक हम लोगों के लिए होता है कि जब बच्चा आया, हाइट नहीं बढ़ रही, वेट नहीं बढ़ रहा और हमने देखा कि सीलियक डिजीज़ है तो हमारा काम ख़त्म हो गया। हम लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि एक डायग्नोसिस हो गई है और अब हमने उनको बोल दिया कि भाई आप ग्लूटेन बंद कर दीजिए और इससे बच्चे में ड्रामेटिक रिस्पॉन्स मिल जाएगा कि 1 साल में बच्चा 6 गुना ज़्यादा लंबाई बढ़ जाएगी या वज़न कई गुना बढ़ जाएगा। पर समस्या यहाँ ख़त्म नहीं होती है, समस्या यहाँ से शुरू होती है। अगर आप अपने खाने को देखें, किसी भी खाने को देखें, चाहे एक पर्टिकुलर मील की ही बात करें और पिछले हफ्ते में आप देखें कि आपने क्या क्या खाया है, तो शायद ही कोई मील ऐसा रहा हो जिसमें आपने गेहूं, जौ या ज्वार नहीं लिया हो। और अगर हम आपको बोलें कि आप जीवन भर इसको बंद कर दें, तो इसको कहना बहुत आसान है, डॉक्टर्स के लिए बहुत आसान है कि आप ये दवाइयाँ 4 बार इंजेक्शन ले लीजिए, पर पेशेंट्स उसमें से कितना लेते हैं, कितना ले पाते हैं, ये एक और मुद्दा होता है। तो मेन मुद्दा डायग्नोसिस बनाने का नहीं है, मेन मुद्दा पेशेंट को एम्पावर करने का है कि वो किस प्रकार से अपनी डाइट में ग्लूटेन को लॉन्ग टर्म, लाइफ लॉन्ग बंद करने की चीज़ें कर सकता है। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक फिर से दोबारा फाइट शुरू हुआ कि अब कैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग। धीरे धीरे हमें पता लगा कि क्या क्या चीज़ें हम इन्हें खिला सकते हैं। जैसे टैपियोका था, बकव्हीट था, राइस था, ब्राउन राइस था और कुछ मिलेट्स थे। अब ये चीज़ें यहाँ पर अननोन थी। बकव्हीट जो कि कुटू का आटा है वो हमें मालूम था, लेकिन वो बहुत मुश्किल था मिलना। टैपियोका एक ऐसा चीज़ था जो बाइंडर के तरीके से यूज़ होता है, लेकिन उसे वो साउथ इंडिया में पाया जाता है एक जड़ के रूप में, जिसको कावा कहते हैं वहाँ पे। और उस टाइम पे यहाँ पर एक दिल्ली में एक ट्रक आता था संडे के संडे, जो कि वो लेकर आता था। तो जो भी हम खाना बनाते थे, जो भी हम इसकी रोटी बनाने की कोशिश करते थे, वो टूट जाती थी क्योंकि कोई भी बाइंडर नहीं होता था उसमें। तो टैपियोका हमने यूज़ किया बाइंडर की तरीके से, वो हम जड़ वहाँ से लाते थे। उसके बाद में यहाँ पर उसको सुखाते थे, काटते थे एंड देन भी उसका पाउडर बनाकर हम उसे यूज़ करते थे। उसके बाद में चावल और दाल और सोयाबीन और चना, ये सब जो प्रोडक्ट्स थे, हमें पता था कि ये प्रोडक्ट्स हम उसको दे सकते हैं। उनको मिला के धीरे धीरे उसका रोटी बनाने की कोशिश करते थे हम लोग, लेकिन वो बहुत हार्ड होती थी और वो टूट जाती थी। तो बट ऑन एंड ऑफ 15 इयर्स या 14 इयर्स के बीच में हमने वो रोटी का भी आटा तैयार किया, जो कि बहुत सॉलिड, सॉफ्ट और अच्छा आटा बन के तैयार हुआ और उसको हमने देना शुरू किया। ये एक्चुअली रेकमेंडेड है कि जिसको सीलियाक डिजीज़ डायग्नोस्ड है उसका आटा भी घर ही में पिसना चाहिए, सेपरेट चक्की में। पहले माँ जो है उनका खाना बच्चे का बनाएं, उसके बाद पूरे घर का बनाएं, बिकॉज चकला बेलन में भी अगर रोटी बनी तो उसमें भी अगर आटा लगा होता है, दैट इज़ ऑल्सो इनफ टू कॉज फ्लैट इंटेस्टाइन्स। और ये कहते हैं कि आपका जो चॉपिंग बोर्ड है, उस चॉपिंग बोर्ड में अगर आपने ब्रेड पहले काटी थी और अभी बच्चे की सब्ज़ी काट दी है, तो भी अगर एक कण उसमें चला जाता है, दैट इज़ रियली वेरी हार्मफुल। सो जिस बच्चे को ये सीलियाक डिजीज़ होती है, उसके घर वालों को एक बहुत ही कंट्रोल लाइफ जीनी पड़ती है। पर आई थिंक अगर धीरे धीरे इस कंट्रोल लाइफ को सीख लिया जाए तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है अपनी कंप्लीट डाइट से वीट को कम्प्लीटली हटाना। पर उसके लिए एक बहुत पेशेंस, बहुत संयम की ज़रूरत होती है। कई बार ये होता है कि जब शुरुआत में हम लोगों ने चेंजेस किए तो पहले 6 महीने में उनमें काफ़ी अच्छी तरह से उसको फॉलो करते हैं, बच्चे की ग्रोथ हो जाती है, विकास हो जाता है और उसके बाद जैसे ही उन्हें लगता है कि अब काफ़ी चीज़ें ठीक हैं, हम थोड़ा थोड़ा शुरू कर देते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में वो जैसे ही शुरू करते हैं, समस्याएं वहीं की वहीं पहुंच जाती हैं, क्योंकि यहाँ हम बात ये नहीं कर रहे हैं कि इसमें सिर्फ ग्लूटेन की आप मात्रा कम कर देने से काम नहीं चलेगा, आपको उसे पूरी तरह से जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा खाने में। पूरी ज़िंदगी गेहूँ नहीं खाना, गेहूँ का एक कण भी उसकी इंटेस्टाइन्स को फ्लैट करने के लिए काफ़ी है। सीरियस इमरजेंसीज भी हो सकती हैं, जिसे सीलियाक क्राइसिस कहते हैं, अगर हमने गेहूं बंद करने के बाद वापस शुरू करी है।
तो ये मैसेज बहुत महत्वपूर्ण होता है लोगों के लिए कि किसी भी प्रकार से हम वापस शुरू ना करें। और जो ऑल्टरनेट थेरेपीज़ हमारे सामने आती हैं कि लोग कहते हैं कि आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक या यूनानी या कुछ इस तरह की अन्य पद्धतियों के द्वारा इसका इलाज हो जाता है, उसे समझाना बहुत ज़रूरी है कि डेफिनेटली जब हम कोई क्योर ऑफर नहीं करेंगे तो लोग इन चीज़ों की तरफ भागेंगे और उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को बताएं कि नहीं, इन चीज़ों से फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। कई सारे हमारे बच्चे इस तरह के आए जो बेहतर हो गए, उन्होंने किसी और पद्धति के बाद गेहूं खाना शुरू कर दिया और उनकी सिम्टम्स और ख़राब हो गए, स्थितियां और बिगड़ गई। तो ये जो कंप्लायंस का मुद्दा है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये बीमारी कोई अलग हटके या सीरियस बीमारी नहीं है, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि सीधी सी बात है, अगर कोई सीरियस बीमारी हो, कुछ हो, तो उसकी तरह तरह की दवाइयाँ हैं, तरह तरह की कोई तरह की इसमें दवा की ज़रूरत ही नहीं है। ये बिल्कुल नॉर्मल है। एलर्जी तो किसी को भी किसी चीज़ से हो सकती है, उसको वीट एलर्जी है। बीमारी को थोड़ा ना मैं कहूँगी हाय मेरा बच्चा बीमार है। मेरा बच्चा कहाँ से बीमार है? मेरा बच्चा खेलता है, कूदता है, खाता पीता है, एक्टिव है, सब कुछ है, तो मेरा बच्चा कहाँ से बीमार हो गया? मैं अपने बच्चे को बीमार नहीं कहती। हाँ, ये है कि एलर्जी, बस ये बोलो, ये नहीं कहूँगी कि मेरा बच्चा बीमार है। ना मैं खुद कहूँगी, ना मैं किसी को कहने दूँगी कि हाँ मेरा बच्चा बीमार है। हम लोगों ने एक किताब भी लिखी है सेवरल रेसिपीज़ की, क्योंकि सडनली उन लोग को लगने लगता है कि हमारे लिए अब ब्लाइंड एंड आ गया, अब तो ये बच्चा कुछ खा ही नहीं सकता, जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। सब रोने लगते हैं, दहाड़ मार के रोते हैं, फूट फूट के रोते हैं कि हमारी बच्ची का अब क्या होगा। इसे तो छोला भटूरा बहुत पसंद है, इसे तो केक पेस्ट्री बहुत पसंद है, सुबेरे उठते ही सबसे पहले पापे मांगती है। शुरू में तो बहुत खलता था कि हाँ ये क्या हो गया, सब बच्चे खाते हैं, इसी मतलब इसमें ऐसा क्यों आ गया इसके साथ। तो अब मुझे शुरू में बहुत दुख लगता था और इस चक्कर में इसके लिए मैंने काफ़ी चीज़ें खुद भी छोड़ दी। मेरा भी भगवान से कभी ना कभी तो भगवान मेरी सुनेगा, कभी ना कभी तो कोई ट्रीटमेंट आएगा। मैं जब भी अनुराग बात पे डॉक्टर साहब के पास जाती हूँ, मैं एक ही उनको ये बात कहती हूँ, डॉक्टर साहब कभी तो ट्रीटमेंट आएगा। वो कहते हैं आपका मुझे हर बार यही सवाल होता है। हम कहते हैं डॉक्टर साहब, हमने यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड और मैंने तो यहाँ तक कहा था कि अगर हम लोग के अंदर से अगर कोई चीज़ निकल के इसके अंदर जा सकती है तो बेशक आप डाल दीजिए, लेकिन मेरा बच्चा खाने लग जाए। थोड़ा हेल्दी फूड खाएगा तो शायद और अच्छा, शायद इसका ब्रेन और अच्छा काम करे। और हर कोई चाहता कि अपना बच्चा है कि जो हम खा रहे हैं वही मेरा बेटा भी खाए। कुछ हम खाते हैं, मेरा बेटा नहीं खाता, तो मुझे अंदर से तो बैड फीलिंग तो होती है, अंदर से बहुत दुख होता है कि वो वही रोज मक्के की रोटी खा के हम लोग भी बोर हो जाएंगे। तो कोई लोग तो जीवन का एक हिस्सा है ना। नहीं सर, एक हिस्सा है, लेकिन गेहूं की चपाती की एक जो क्वालिटी होती है वो अन्य रोटियों में, अन्य चपातियों में नहीं होती है सर। तो इसको हमने कहा था, इसको मैंने पहली बार वो चीज़ खिलाई थी। इसे कहा था मम्मी मुझे खिला दो, पता नहीं कब दोबारा मेरा छूट ना जाए। तो आज भी जब भी टीवी में ऐड देखती तो एक ही बात मेरे से कहती, मम्मी देखो अच्छा हो ना, मैंने खा लिया, अब मैं इसका टेस्ट ही नहीं कभी ले पाऊँगी। कभी कभी इसके मन में भी आता है मम्मी मैं कब खाऊंगी। हम कहते हैं जरूर तुम खाओगी, एक ना एक दिन ऐसा समय आएगा तुम खाओगी सब चीज़ें। थोड़ा बहुत तो दिक्कतें आई, लेकिन उसको मैंने घर में मैनेज किया। जो इसको चीज़ देनी थी घर में बना के, जैसे मुझे एक बुक दी गई थी एजेंसी से, उस हिसाब से फिर आटा भी नहीं मिलता था इसका, 1 साल तो मुझे नहीं मिला, मैं घर में ही बनाती थी उसको भी। ये सिर्फ डॉक्टर्स के लेवल पे काम नहीं हो सकता है, इसके लिए कई सारे सपोर्ट ग्रुप्स की ज़रूरत है। उनको धीरे धीरे करके हमको बताना पड़ता है, नहीं दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, इतनी सारी चीज़ें आपके पास और हैं। तो धीरे धीरे 1 मीटिंग में, 2 मीटिंग में, 3 मीटिंग में इनकी समझ में आता है कि हाँ लाइफ इज़ पॉसिबल। तो ग्रेजुअली इनकी एक्सेप्टेंस बढ़ी है। जब गेम शुरू होते तो सब लोग बोलते बास्केटबॉल खेलेंगे, तो मैं बोलती कोई बात नहीं, खेलूँ, मुझे क्या करना। तो वो लोग, मैं खेलती हूँ पर वो थोड़े बहुत वो है ना हेल्दी है, तो हम उनसे छीन नहीं पाते बॉल। तो जो सर हैं गेम सर, वो कहते हैं सब लोग खो खो खेलो, क्योंकि खो खो में मैं अच्छी हूँ। सब बोलते खो खो खेलो, तो इसलिए सब बच्चे बोलते हैं तुम्हारा गेम होता है, मेरा हमारा कभी नहीं होता। कोई किसी की चीज़ में अच्छा होता है, कोई किसी दूसरी चीज़ में अच्छा होता है। तो बदलाव लाना कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, सोच में बदलाव बहुत जल्दी आ जाता है, पर चूंकि हम लोग उसके लिए एक तरह का इनर्शिया होता है, उस इनर्शिया को बस थोड़ा धक्का देने की ज़रूरत है, और एक बार उस रास्ते पे आ जाता है तो फिर रोकना मुश्किल हो जाता है।
तो ये मुद्दा मेन है कि हम लोगों को, ना सिर्फ डॉक्टर्स को, ना सिर्फ पेशेंट्स को, बल्कि स्कूल्स को, बल्कि आम जनता को, बल्कि रेस्टोरेंट वालों को, जबकि फूड सुपरमार्केट, जब तक वो अवेयर नहीं होंगे कि इतने सारे बच्चे हमारे पास हैं, हमें इनका भी ध्यान देना है, तभी मामला आगे बढ़ पाएगा और हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। बिना किसी प्रॉब्लम के बच्चों को हम लोगों को वीट फ्री डाइट देनी चाहिए, एंड वीट फ्री डाइट देके एकदम नॉर्मल जिंदगी बिता सकते हैं। In every case, in every field, in everywhere, the teachers and the students were so supportive to her कि मैं अगर वो शायद स्कूल इतना सपोर्टिव नहीं होता तो मैं मेरे बेटी को इतना हेल्दी और इतना अच्छा, इतना वेल ग्रूम्ड ग्रो नहीं कर सकती थी। उस जो स्कूल है उसका नाम है सेंट पीटर्स, और आई एम थैंकफुल टू ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द टीचर्स एंड ऑल द प्रिंसिपल कि उन्होंने मेरे बच्चे को इतना हेल्प किया। ये आई बी दैट टू ऑल ऑफ देम थ्रू आउट माई लाइफ। मैं उसको कभी अपने वर्ड्स में बयान नहीं कर सकती। वो एकदम कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गई अभी बट ठीक है, होता है। तो वो तो जब मैं हॉट केस में रखती थी कितना प्राउड सा फील होता था कि देखो मेरा टिफ़िन हॉट केस से आ रहा है, मैम मुझे बुला रही है कि बेटा अपना टिफ़िन ले जाओ यहाँ से, यहीं पे रखना। चावल गरम गरम चावल आते होते थे। तो 3 मेजर मुद्दे हैं जिनको अगर हम हल कर लेते हैं तो उस समस्या को जड़ से दूर किया जा सकता है, और वो मुद्दे हैं नंबर 1 अवेयरनेस, यानी जानकारी। पता तो चले कि ये प्रॉब्लम है, समस्या है, ज़्यादातर लोग समझते ही नहीं कि ये बीमारी हो सकती है। नंबर 2 एक्सेसिबिलिटी, कि भाई समस्या है, हमें कहाँ जाना है और क्या करना है, और आसानी से वो चीज़ उपलब्ध हो। और तीसरा इशू आता है अफोर्डेबिलिटी, यानी रिसोर्सेज और कॉस्ट का। कई बच्चे आसपास के ऐसे हैं कि लगता है हमको इन लोगों को बताना चाहिए कि आपका बच्चा बढ़ नहीं रहा है, लेकिन वही है कि यहाँ रोटी तो इंसान पूरी खा नहीं पा रहा, वो इलाज कहाँ से करवाए। तो इसीलिए हम भी चुप हो जाते हैं कि क्या बताएं। या तो कुछ ऐसा आप लोगों की तरफ से भी होना चाहिए, डॉक्टर्स की तरफ से भी फ्री कैंप लगे, बच्चों को लाएं, हम लोग अपने आसपास के बच्चों को लाएं, तो उसमें होना चाहिए। हम भी अपना करें, आप लोग भी हो, जितना जिससे हो सके, क्योंकि एक हमारा बच्चा ठीक होता जा रहा है तो ये नहीं है कि ये सही हो गई, हमको और मतलब नहीं है। आसपास बच्चे कई ऐसे हैं कि 12-12, 15-15 साल के बच्चे हैं, ना उनकी हेल्थ बढ़ रही है, ना हाइट बढ़ रही है, लेकिन लोगों को ज्ञान भी नहीं है। और ज्ञान हो भी तो लोग कहता है कि कहाँ से हम इतना डॉक्टर्स के पास जाओ, 500 रुपया, 1000 रुपया। तो हम लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें उनको डिज़ीज़ के बारे में अवेयर कराना है, इन बच्चियों को, उनके पेरेंट्स को, और उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस लाना है कि ये एक जस्ट ए डिफरेंट वे ऑफ लाइफ है, और अगर वो अपनी डाइट का ध्यान रखेंगे तो हर चीज़ नॉर्मल रहेगी। तो उनके अंदर जो कि कुंठा आ गई है कि हमारी ये बीमारी है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो किसी भी बीमारी की वजह से प्रॉब्लम हो सकती हैं, उस लेवल पे ला करके हमें खड़ा करना होता है। उसको अपने अंदर महसूस करना है कि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। हाँ, मुझे थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, मुझे थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है कि मैंने क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, बस इतनी सी बात है। होता है, पता नहीं आगे इनका क्या है। आज तो हम सब इनको करके दे रहे हैं, आगे पता नहीं कैसा है इनका, किस तरह का घर परिवार मिलता है, नहीं आगे। और भी हैं, कहीं बाहर पढ़ने भेजेंगे, उसमें काफ़ी कुछ सोचते हैं, लेकिन पहले 1-2 लोग कहते थे हाय ये क्या